नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइटेड टॉक्स में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टैटू आर्ट की रियल साइड की, कैरियर, फैमिली माइंडसेट और हेल्थ मिथ्स और गवर्नमेंट जॉब्स के इम्पैक्ट पर। साथ ही हम डिस्कस करेंगे न्यूमरोलॉजी टैटूज और स्पिरिचुअल टैटूज के बारे में भी। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड फर्स्ट एस्ट्रोनेम न्यूमरोलॉजी टैटू आर्टिस्ट मिस्टर आराधन सर। प्लीज़ वेलकम फाइटेड टॉक्स। थैंक यू सो मच। सर, टैटू आर्टिस्ट बनने का आपके दिमाग में कहाँ से आया? इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा करियर का शुरुआत एज अ टीचर था। एक लंबा करियर रहा है मेरा, ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स मैंने अपनी खुद की एकेडमी चलाई है एज एन इंग्लिश टीचर। बट उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है तो आई वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स मीन्स आर्ट को लेकर मैं थोड़ा था और उसमें मेरे को कुछ एक्सप्लोर करना था। फिर मैंने टैटू इसलिए चुना क्योंकि टैटू जो आर्ट होता है वो दिखने में बड़ा सिंपल सा है, बट उसके अगर डीप मीनिंग में जाकर देखेंगे तो ये बहुत ही सेक्रेट आर्ट है। बहुत ही अगर आप इसको एक तरीके से देखें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड मैंने इसलिए इस फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि इसमें चैलेंज ज़्यादा था। क्योंकि जब आप एक टैटू बनाते हो तो आपके पास सेकंड चांस नहीं होता। जैसे आप मैं एक सिंपल एक आर्टिस्ट होता और मैं एक आर्ट बना रहा हूँ, एक कैनवास पे बना रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा आर्ट ख़राब हो जाए, मैं वो कैनवास फाड़ दूँ, वहाँ पे मेरे पास सेकंड चांस है। बट जब मेरे को टैटू की बात करूँ तो टैटू पे आपके पास सेकंड चांस नहीं होता, तो आपको फर्स्ट टाइम पे ही अपना सबसे बेस्ट देना होता है। दैट्स वाई मैंने टैटू को चुना। और टैटू के साथ में एक ये भी है कि टैटू मैंने एक्चुअली एज अ प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं चुना था। मैंने इसलिए चुना था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपने आप को टैटू कर सकता हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर कि एक्चुअली टैटू आर्ट होता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होता है। एंड धीरे धीरे फिर उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट भी आया एंड फिर धीरे धीरे आज मैं एक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट हूँ। सर, जैसे आपने बताया आप पहले एजुकेशन टीचर थे, तो उस फील्ड को छोड़ने का रीज़न क्या था आपकी? एक तो पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबा टाइम, मैंने 18-19 ईयर्स का टीचिंग मेरा करियर रहा है। और मैंने जब टीचिंग भी शुरू किया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपना एक माइंडसेट तैयार किया था कि मुझे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक मुझे टीचिंग करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे एक तरह से रिटायरमेंट लेके अपने उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कि जिन चीज़ों को मैं शायद हो सकता है कि बचपन से शायद देखता आ रहा था उन चीज़ों को। तो मैंने इसलिए एक टाइम के बाद डिसाइड किया कि मेरे को कुछ नया करना है। और उस टाइम पे मेरे लिए सबसे जो करीबी चीज़ दिखा, जो मेरे को हमेशा, जैसे मैं आर्टिस्ट भी जब मैं एक टीचर भी था, तो मैंने उस समय अपने आप से एक सवाल पूछा था कि मैं सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूँ। और उस समय मेरे पास जो सबसे बेस्ट था वो था मेरी इंग्लिश, जिसमें मेरी कमान थी, और उसी को मैंने अपना करियर चूज़ किया। उसके बाद मैंने आर्ट को चुना और आर्ट में मैंने टैटू को चुना। और सिंस 2017 मैंने इसको बहुत अच्छे से किया है। सर, जब आप टैटू आर्ट में आए तो अब आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? डेफिनेटली ज़्यादातर फैमिलीज़ में शॉकिंग होता है। रीज़न मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे डैड इंडियन आर्मी में थे और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं या तो वो अच्छे किसी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में हैं या बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। तो एज एन टैटू, अगर मैं कहूँ कि टैटू आर्टिस्ट की तरह अगर देखा जाए तो नेगेटिव ही वो थे कि टैटू करने वाले तो मेले वाले लोग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि टैटू कहाँ होते हैं, मेले में होते हैं। मेले में देखा है सब। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, एक्सप्लोर करना है। और मैं यूजुअली अपने दिल की ज़्यादा सुनता हूँ और शायद मेरा इंट्यूशन मुझे वो कहता है कि हाँ, ये करना चाहिए। और सर, आज के टाइम पे इंडियन फैमिलीज में टैटू को अभी भी नेगेटिव चीज़ मानी जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे देखिए बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। पहला तो एक रीज़न तो यही हो जाता है कि टैटू से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और उसके वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो होता कहाँ है, वही सेम चीज़ जो मेले वाली चीज़ों की हम लोग बात करते हैं कि लोग वहाँ पे सोचते हैं कि उनका पैसा कम लगेगा हाँ।
और वो वहाँ चले जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि सामने वाला जो व्यक्ति टैटू बना रहा है वो प्रॉपर इंक जो होती है टैटू की वो यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, निडल जो है वो फ्रेश है या नहीं है, उनकी मशीन्स कैसी हैं, ठीक है, वो कितना हाइजीन को मेंटेन कर पा रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट तो होता है कि नहीं अगर सर, आप सही जैसे मान जगह लो अगर मैं बाहर भी कहीं करवा रहा हूँ से तो अभी फैमिलीज का रिएक्शन यही होता है, क्यों करवाया, तेरे को मना किया था। तो एक वो चीज़ पूछना चाहता हूँ कि फैमिलीज क्यों मना करती है उस चीज़ के लिए। देखिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर हम मूवीज़ में देखें। नहीं सर, मेनली तो अपन ये देखते हैं समाज क्या बोलेगा या फिर रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, उस चीज़ के लिए भी कई बार पेरेंट्स मना करते हैं। हम्म, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग बताइए प्रॉपर। उसके पीछे एक रीज़न है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मूवीज़ जहाँ हैं, अगर आप मूवीज़ में देखेंगे तो अधिकतर जो टैटूज़ होते हैं वो विलन्स पे होते हैं, हाँ, है ना, नेगेटिव कैरेक्टर्स पे ज़्यादातर टैटूज़ होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी उनका भी माइंडसेट तैयार हो जाता है कि जिनके ऊपर टैटूज़ होते हैं शायद मेरे ख्याल से वो एक नेगेटिव फील्ड के लोग हैं। लेकिन इस चीज़ में काफ़ी समय से चेंजेस आए हैं अभी, क्योंकि बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े बड़े, स्पेशली आप क्रिकेट वर्ल्ड को ले सकते हो, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के ऊपर टैटू है। एंड तो अब लोग एजुकेट हो रहे हैं और इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है। सर जैसे आपने बताया क्रिकेटर्स पे टैटू होते हैं, तो उनको मतलब उनका क्या रहता है, उसके पीछे एक टैटू बनवाने के पीछे क्या रहता है मेनली, कि वो टैटू क्यों बनवाते हैं, उसके पीछे क्या थ्योरी देखिए रहती है। मुझे जहाँ तक लगता है वो सबसे पहली चीज़ होती है एक फैशन से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो अपने टैटूज़ को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, एक फैशन का एक पार्ट हो गया। बट धीरे धीरे जैसे से टैटू में भी लोग जितने एजुकेट हो रहे हैं और जितने अच्छे टैटू आर्टिस्ट्स हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि जो टैटू कर रहा है मतलब वो उससे कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो कस्टमाइज डिज़ाइंस करते हैं और उसके बाद उनके टैटूज़ होते हैं। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो टैटूज़ हैं वो पर्सनल टैटूज़ ज़्यादा लोग करवा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जर्नी को एज अ अपनी बॉडी को एज अ कैनवास यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी एक जर्नी को दिखाना चाहते हैं। सर क्या टैटू गवर्नमेंट जॉब में इम्पैक्ट पड़ता है। यूजुअली जितने भी यूनिफॉर्म जॉब्स होते हैं वहाँ पे इनका फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। जैसे आर्मी में आप चले जाएं या पुलिस में देखें या इन चीज़ों की हम लोग बात करें तो वहाँ पे टैटूज़ एक्चुअली मना है। अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो इवन लोग सोचते हैं कि एक बार सेलेक्ट हो जाएं उसके बाद वो करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हो सकता है कि उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। लेकिन सर एक चीज़ मैंने देखी है, जब अगर कोई बंदा या कोई बिगनर है वो तैयारी कर रहा है हम्म, तो वो टैटू नहीं बनवा सकता। लेकिन जब बात क्रिकेटर की आती है, उसके बॉडी पे टैटूज भी होते हैं और उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, आर्मी में रिस्पेक्टेड जॉब मिलती है, हम्म। तो उनके लिए वो चीज़ क्यों नहीं है। नहीं, किन के साथ में हम बात करें, कोई एग्जांपल अगर हम जैसे लोग मोहम्मद देखें। सिराज हैं अभी के टाइम पे, उन हम्म, पे टैटूज भी है। कहाँ है उनके ऊपर टैटूज? उन पे टैटूज नहीं है। मोहम्मद शराज पे नहीं है। यूजुअली मुस्लिम्स में टैटूज वैसे भी वो लोग हाँ, एक एक ये भी टैबू क्वेश्चन मानते है, हैं। मुस्लिम में टैटूज क्यों नहीं होते। उनका जो मेरे आज तक जो मेरी नॉलेज में है वो ये है कि उनको वो अच्छा नहीं मानते। उनको ये मानना होता है कि आफ्टर जिनके बॉडीज़ पे टैटू होते हैं उनको सही तरीके से दफनाया नहीं जाता या कुछ ना कुछ आफ्टर डेथ उनके इश्यूज होते हैं। वो उनके पर्सनल अपने थॉट्स हैं। अगर फ्यूचर में किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी हो और उसने बंदे ने टैटू बनवा रखा है, तो उसमें वो रिमूव कैसे होगा। आजकल तो बहुत सारे हैं, बेसिकली लेजर्स जो हैं वही इसका सबसे ज़्यादा पार्ट होता है कि लेज़र से टैटूज़ हमेशा रिमूव हो जाते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि टैटू जो रिमूवल होता है वो एक सिटिंग का प्रोसेस नहीं होता, एक बार में नहीं होता। वो बैक टू बैक आपको कई मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। और इस चीज़ को बहुत दिमाग में रखना चाहिए कि टैटू रिमूवल जो है वो सस्ता प्रोसेस नहीं है, इट्स वेरी कॉस्टली। सर ये रिस्की भी होगा फिर तो। रिस्की इन द सेंस ऐसा कुछ है नहीं। अगर प्रोफेशनल व्यक्ति से अगर किया जाए तो अच्छा है। कोई अगर इस फील्ड में कोई नया है जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है मशीन्स की या किस तरीके से, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा, जैसे मैं टैटू रिमूवल नहीं करता हूँ, लेकिन जितने लोग मेरे पास आते हैं यूजुअली महीने में आप मान के चलिए कि 8-10 लोग आए जाते हैं रिमूवल को पूछने के लिए। मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूँ कोई ना कोई डर्माटोलॉजिस्ट्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कि वो उसको रिमूव कर सकें।
सर आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं टैटू से ब्लड कैंसर होता है, इसके पीछे क्या मिथ्स है? बात वही आ जाती है कि सिर्फ कैंसर की ही बात नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ उसी से रिलेटेड हैं कि कितना हाइजीन का मेंटेन किया गया है। तो वो तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो डॉक्टर्स हैं वो भी बताते रहते हैं कि उनके पास लोग आते हैं जिनको लाइक आफ्टर टैटूज कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट बेसिकली अगर उनको देखा जाए तो वो वही सब लोग हैं ज़्यादातर जो लोग मेले से या बिना मतलब जो सिर्फ पैसा देखते हैं कि सस्ते में टैटू हो गया, और वो हाइजीन और इन चीज़ों को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखते। सर मेनली कौन कौन सी बीमारी होती है इससे? इन सब कोई भी हो सकता है, देखिए, क्योंकि जो इंक यूज़ हुई है अगर किसी पे हुआ है, अगर उसको कोई बीमारी है तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो सकती है सामने वाले दूसरे व्यक्ति को। सर एक टैटू बनवाने में प्रॉपर क्या प्रोसीजर होता है, और बाद में टैटू बनने के बाद में जिसने बनवाया उसके लिए क्या केयर करनी पड़ती है? एक प्रॉपर रोड मैप बताइए ऑडियंस को। देखिए, टैटू करने का जो प्रोसेस होता है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ज़्यादातर लोग, अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूँ, तो मैक्सिमम लोग आते हैं, सबसे पहले वो रेट पता करते हैं आपसे, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इसके लेके एजुकेट करूँ कि आप जब किसी टैटू बनवाने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो सबसे पहले प्राइसिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है ना। तो आपको ये चीज़ ज़्यादा देखनी पड़ती है कि आप पहले उस व्यक्ति से ये ज़रूर पूछिए कि आपका वर्क कैसा है, आप उनका वर्क देखिए। अधिकतर लोगों के वर्क आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे आजकल, सोशल साइट्स पे, और इवन अगर वो टैटू करते हैं तो डेफिनेटली वो उसके खुद के पिक्चर्स भी लेते हैं। हाँ। तो आप उनके मोबाइल्स में भी देख सकते हैं कि आप दिखा दीजिए मुझे रियल पिक्चर्स जो भी उन्होंने टैटू किया है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि आपको सामने वाले आर्टिस्ट का वर्क ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद आती है सेकंड थिंग कि वो कितना प्रॉपरली हाइजीन को मेंटेन करते हैं, और वो टैटू के बारे में कितना जानते हैं। आपकी स्किन क्या है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग टैटू के डिज़ाइंस, कलर्स और इन सब चीज़ों को चूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा डिज़ाइनिंग, एंड देन मैं ये कहता हूँ कि फाइनल पे जाने के बाद आपको प्राइसिंग को लेकर देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर वो आपके बजट में आ रहा है तो आपको वो टैटू करना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर दैट्स ओके फाइन। तो ये तो मैं मानता हूँ कि टैटू का प्रोसेस या एक रोड मैप मान सकते हैं। और जब हम आफ्टर केयर की बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक सर्जरी के बाद एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक सर्जरी होती है, उसके बाद डॉक्टर प्रॉपर प्रिकॉशंस आपको बताते हैं, है ना, आफ्टर केयर बताते हैं कि आपको किन किन खानों की जो चीज़ें हैं उनको आपको अवॉइड करना है। जैसे मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि आप जब बहुत खट्टी चीज़ें होती हैं उनको आप अवॉइड करिए, है ना, उनसे कई बार सेप्टिक हो सकता है। और प्रॉपर टैटू ऑइंटमेंट यूज़ करिए। ज़्यादातर अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूं, तो जो लोग टैटू करवाते हैं, बहुत सारे लोग तो बताते हैं कि हमें तो जिन्होंने पहले हमने जिनसे टैटू करवाया था उन्होंने तो हमें बताया वैसलीन लगा लो, तो वैसलीन लोग बहुत रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा नारियल का तेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग रिकमेंड करते हैं। बट मैं एज अ प्रोफेशनल अगर आपकी बात करूँ तो जो टैटू का ऑइंटमेंट होता है, जो एक प्रॉपर R&D के बाद बनाया गया है, आप उसी को यूज़ करिए अपने टैटू के ऊपर। सर एक टैटू को हील होने में कितना टाइम लगता है? हाँ, यूजुअली 3 वीक्स का टाइम लगता है। उससे पहले भी टैटू हील हो जाते हैं, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और डिज़ाइंस पे भी वेरी करता है कि आपने किस तरह के टैटूज़ किए। और जैसे आपने बताया कि वही जब केयर करते हैं तब खाने पे, तो एक प्रॉपर चीज़ बताइए कि उनको खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या वो स्मोक कर सकते हैं? हेल्दी चीज़ें जो हैं वो जितना खाएंगे, क्योंकि आप टैटू अंदर से हील होगा, तो आप जितनी हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं उतना अच्छा है ना। और जैसे आफ्टर बहुत लोगों को ड्रिंक करने का रहता है, तो मैं तो ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप टैटू करवाते ही ड्रिंक ना करें। जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारे लोग टैटू जो करवाते हैं वो गोवा जाके बहुत करवाते हैं। गोवा गए और गोवा में जाके टैटू करवा लिया। अब पता चला कि आपने टैटू करवा लिया, और टैटू करवाने के बाद आप समुद्र में घूम रहे हो, इतना ज़्यादा आप वाटर एक्सपोज नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा अपने टैटू को सन एक्सपोज नहीं कर सकते, नहीं तो आपका टैटू डेफिनेटली ख़राब होने वाला है। तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है कि आप सन एक्सपोज ना करें अपने टैटूज़ को इनिशियल डेज़ में, आप बहुत ज़्यादा वाटर एक्सपोज ना करें, उसको प्रॉपर क्लीन ज़रूर करें। ऐसा भी नहीं कि आपको पानी लगाना ही नहीं है, कई लोग तो क्या कहते हैं कि 7 दिन तक पानी ही नहीं लगाना है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर उसको क्लीन करिए और उस प्रोसेस को फॉलो करिए, आपका टैटू हमेशा अच्छा रहेगा। सर सभी लोगों का एक मिथ होता है, अगर मैं पतला हूँ और मैंने टैटू करवा दिया और
फ्यूचर में जाके अगर मेरा वेट इंक्रीज होता है या मेरी जो बॉडी साइज होती है वो इंक्रीज होती है, तो क्या टैटू डल पड़ेगा? देखिए ऐसा 99% केसेस में नहीं होता, क्योंकि टैटू बनाते वक्त इस चीज़ का आर्टिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब टैटू बनाए तो वो उस मसल के अकॉर्डिंग टैटू बनाए। तो अगर आपके मसल के अकॉर्डिंग टैटू डिज़ाइन किया गया है और उसको प्लेस किया गया है, तो फिर आपकी साइज़ कितनी भी बढ़ जाए, आपका टैटू कभी नहीं खराब होगा। सर, स्पिरिचुअल टैटूज क्या होते हैं और लोग उन्हें चूज क्यों करते हैं? देखिए, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करती है ना, किसी चीज़ से। कहीं ना कहीं हम अगर देखें कि बहुत सारे लोग जो शिवा के सबसे ज़्यादा टैटूज़ अगर मैं देखूं तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो शिव से रिलेटेड टैटूज़ हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, इसलिए फिर वो उन चीज़ों को चुनते हैं। तो स्पिरिचुअल टैटूज़ का जर्नी तो यही होती है कि वो कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर देवी देवताओं से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए फिर वो करते हैं। और आजकल जो है वो सिंबॉलिक टैटूज़ बनवाते हैं ज़्यादातर, जैसे करते हैं। सर, एक चीज़ और है, लोगों का मिथ है ये कि भगवान की टैटूज नहीं बनवानी चाहिए, तो इस पे क्या बोलना है? देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में मेरा ये पर्सनल है, मैं किसी को गलत या सही नहीं कहूँगा, बट मेरा ये मानना है कि ये सारी बॉडी जो दी हुई वो ईश्वर की ही दी हुई है। बहुत लोगों का ये मानना है कि जैसे आपने टैटू करवा लिया उसके ऊपर गंदा पानी या इस तरह से वो हो जाता है। बट मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी ईश्वर की दी हुई है। इवन एक बार वो क्लीन ही होता है। तो इट्स पर्सनल चॉइस, ये एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस है किसी ना किसी इंसान की, कि वो, हाँ ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि हर टैटू जो है स्पिरिचुअल, स्पेशली जो टैटूज होते हैं हमारे जो प्लैनेट्स से कनेक्टेड हैं, वो टैटूज की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है, कि आप उसे हर जगह ना करवा लें टैटू को। जैसे बहुत सारे लोग जो मून का टैटू है, बेसिकली मून को अगर आप देखेंगे तो मून डायरेक्टली कनेक्टेड होता है लॉर्ड शिवा से, ठीक है। तो आप अपने मून का जब आप टैटू करते हैं, तो मैं 99% क्या, मैं 100% अपने हर क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि आप उसे अपने किसी पैर पे ना बनवाएं। आप स्पेशली बहुत लोगों को मैंने देखा है एंकल पे मून बनवाते हुए। हाँ। और शायद हो सकता है इनिशियली जब मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में नहीं था तो मैंने भी शायद अपने इनिशियल डेज में शायद वो टैटूज बनाए होंगे, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक डिज़ाइन होती थी। व्यक्ति ने कहा कि मुझे यहाँ बनवाना है तो मैंने बना दिया। इस तरह के टैटूज हैं। जैसे मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो टैटूज करते हैं, जैसे जो डिज़ाइंस होती हैं, अब उन्होंने बना तो लिया, मतलब जैसे ईश्वर का जो होता है ना टैटू, जैसे भगवान का टैटू बनवाते हैं, तो जैसे हाफ फेस बनवा लिया या फिर वो उसमें बहुत सारे क्रैक्स दे दिए। तो मैं शायद इस तरह के डिज़ाइंस को ये कहूँगा कि आप अवॉइड करिए, क्योंकि जिस तरह से अगर आप एक स्पिरिचुअल, एक रिलीजियस व्यक्ति हैं, हम बचपन से देखते आए हैं कि एक खंडित मूर्ति जो होती है हम घरों में नहीं रखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आप अपनी बॉडी पे भी एक जब टैटू करवाते हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप इस तरह का कोई डिज़ाइन ना चूज़ कर लें, क्योंकि आजकल एआई से भी बहुत टैटू बनते हैं, या फिर बहुत लोग तो सीधा जाके गूगल पर सर्च करते हैं वो टैटू बनवाने के लिए आ जाते हैं कि मेरे को ये टैटू बनवाना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सर, क्या टैटू सिर्फ एक फैशन के लिए बनाते हैं या लोग इमोशनली भी उस चीज़ के लिए बनवाते हैं? देखिए, अगर मैं आज की बात करूँ तो 99% लोग फैशन के लिए टैटू बनवाते हैं। उनके लिए उन्होंने कोई एक डिज़ाइन देखा, कहीं से देखा, उनको पसंद आया और वो आ गए उस डिज़ाइन को बनवाने के लिए। बट अगर हम देखें कि टैटू का जो कल्चर है, या टैटू जब शुरू हुए तो बहुत पहले, उस टाइम पे बेसिकली ये ट्राइब्स से शुरुआत हुआ था। तो वहाँ से उस टाइम पे तो कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई फैशन नहीं हुआ करता था। तो टैटूज जो थे ना वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते थे आपके कल्चर को दिखाने के लिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। जैसे मैं एमपी मध्य प्रदेश में मैं रहा हूँ, भोपाल में, वहाँ पे एक ट्राइबल म्यूज़ियम है। वहाँ पे भी मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे जो टैटू डिज़ाइंस होते थे, तो वो डिज़ाइंस अलग अलग होते थे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक अनमैरिड अगर एक गर्ल है तो उसको अगर टैटू डिज़ाइन दिया जा रहा है तो उसका टैटू का डिज़ाइन अलग होता था, एक मैरिड वुमन का टैटू का डिज़ाइन अलग होता था, सेम नहीं, वो तो डेफिनेशन हो जाती थी। तो ये मानना है कि टैटूज एक कल्चरल पार्ट है और टैटू डिज़ाइंस के इम्पैक्ट भी होते हैं। तो इन चीज़ों को
मैंने, क्योंकि मैं पिछले 2 या 3 सालों से इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ कि कुछ गलत टैटू डिज़ाइंस आपकी लाइफ में बहुत बदलाव भी ला सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं टैटू डिज़ाइंस के, तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हर कोई टैटू यूं ही आप ना करवा लें। बिल्कुल। सर आजकल लोग जैसे अपने पेरेंट्स के टैटूज करवाते हैं, या फिर कोई मतलब रिलेशनशिप में है तो उनका नाम लिखवाते हैं, तो अगर उनको आगे जाके वो टैटू रिमूव करवाना हो हम्म, तो वो कैसे करवाते हैं? देखिए, 2 तरीके हैं जो मैंने आपको पहले बताया। पहला तो रिमूवल है कि रिमूवल से आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रिमूव करवा लेते हैं लोग टैटूज। दूसरा तरीका होता है कवर अप करवाने से, तो उस टैटू के ऊपर एक और टैटू बन जाता है, तो फिर वो कवर अप हो जाता है। नहीं सर, एक तो होता है नाम लिखवाना, हम्म और मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर किसी रिलेशनशिप में अगर किसी को टैटू बनवाना हो तो वो नाम ना लिखवा के एक प्रॉपर जो सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल कैसे हो सकते हैं किसी रिलेशनशिप में जो लड़का है या लड़की के लिए? ये कपल टैटूज होते हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग डिज़ाइंस चूज़ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे का नाम ही लिखवाया जाए। फिर आप जैसे मैं, अगर आप देखें तो बहुत जगहों पे आपको, लाइक अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको लैक्स ऑफ डिज़ाइंस मिल जाएंगे जहाँ पे जो कपल्स होते हैं वो एक आधा हिस्सा अपनी बॉडी पे उस चीज़ का बनाते हैं और दूसरा उससे रिलेटेड जो होता है वो पार्टनर बना लेता है। तो इस तरह के टैटूज बन जाते हैं, कपल टैटूज। सर आपने ये टैटू आर्टिस्ट का जो कल्चर है वो कहाँ से सीखा? मेरी शुरुआत भोपाल से हुई थी, और इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि जिनसे मैंने सीखा उनका नाम है आकाश चंदानी, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 टैटू आर्टिस्ट इन इंडिया, तो इस समय वो 8th नंबर पे रैंक कर रहे हैं। और जब मैंने बताया कि मेरे शुरुआत में मैं एक टीचर रहा हूँ, तो मेरी एकेडमी में वो मेरे एक स्टूडेंट थे, और मैं उन्हें देखा करता था कि वो जब आते थे तो उनके हाथों पे कुछ टेम्परेरी टैटूज थे। और एज अ टीचर मैंने उनको हमेशा इस चीज़ के लिए बोला भी था कि आप इसको सीरियसली लेके और कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को किया। अभी 2000 शायद 11 या 12 की बात है जब उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था, एंड आज वो एक वेल नोन टैटू आर्टिस्ट हैं। और 2017 में जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो मैंने उन्हीं से की। तो वो पहले मेरे स्टूडेंट थे, फिर उसके बाद में मैं उनका स्टूडेंट बना। वो मेरे टीचर हैं, तो मैंने उन्हीं से सीखा, भोपाल से। सर नॉर्मली टैटूज कितने टाइप्स के होते हैं? टैटू बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। टैटू सिंपल लाइंस के भी टैटू हो गए। फिर उसके अलावा आप बात करते हैं टैटूज़ के अंदर, तो कुछ ओल्ड स्कूल टैटूज़ होते हैं, और कुछ ऑर्नामेंटल टैटूज़ होते हैं जिसमें इस तरह से टैटूज़ बनाए जाते हैं जैसे कि महिलाएं गहने पहनती हैं, उस तरह के टैटूज़ होते हैं। फिर रियलिस्टिक टैटूज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्रकार हैं टैटूज़ के। सर जैसे आप पियरिंग भी करते हो, जी। तो वो कहाँ से सीखी, या टैटू के साथ में ही वो सब चीज़ें सीखी थी आपने? नहीं, पियर्सिंग मैंने बाद में सीखा। मैंने पियर्सिंग भी भोपाल में सीखी, एंड जिनसे मैंने सीखी वो उनका नाम करिश्मा है। एंड उन्होंने, क्योंकि प्रोफेशनल हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और वो सिखाते हैं। एंड उनसे मैंने पियर्सिंग सीखा, एंड उसके बाद मैंने ये शुरुआत की। एंड अगेन पियर्सिंग इज़ ऑल्सो, क्योंकि आज 99% लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप किसी की बॉडी पे ये तरीके कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखते हुए, इवन जो आप स्टड्स उन्हें पहनाते हैं वो लोकल ना हो। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी ऑलवेज। तो सर जब आप पियरिंग करते हो तो उसको हील होने में टाइम लगता है, तो आप कौन से ऑर्नामेंट या फिर कौन से जो मतलब जो मेटल्स होते हैं उनको प्रिफर करते हो एक क्लाइंट के लिए? देखिए, मैं जो शुरू करता हूँ, मतलब सबको रिकमेंड भी करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ कॉल्ड सर्जिकल स्टील। तो जो सर्जिकल स्टील होती है दैट इज़ गुड वन फॉर स्किन फ्रेंडली रहती है। आप टाइटेनियम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर डिपेंड करता है पर्सन। बहुत सारे लोग अपने खुद का ही गोल्ड या सिल्वर अगर उनको पहनना होता है तो वो उससे रिलेटेड ले आते हैं। बट स्टार्टिंग में जब मैं पियर्सिंग करता हूँ तो मैं एक इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ कि आप बहुत हैवी ऑर्नामेंट्स ना पहने पियर्सिंग के टाइम पे। स्टार्टिंग में हीलिंग होने दें कम से कम, और वो हीलिंग भी कान के अलग अलग पार्टे का एक रहता है। नॉर्मल हीलिंग जो है वो
1 मंथ से लेके 2 मंथ्स के अंदर हो जाती है, बट देर आर सम प्लेसेस जिनको प्रॉपर हील होने में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तक भी लग जाते हैं। सर आज के टाइम में हमें देखना है आज के टाइम पे हमने देखा है बहुत सारी फीमेल्स ब्रेस्ट पियर्सिंग करवाती है, तो जब वो मदर बनती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उन्हें वो निकालना पड़ता है या फिर नॉर्मल रहता है? नहीं, इट्स नॉर्मल। वो जो ज्वेलरी है वो उनको रिमूव नहीं करनी पड़ती? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो रिमूव करके कर भी सकते हैं और नहीं भी करते, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सर आप प्राइवेट टैटूज और पियर्सिंग के टाइम पे क्लाइंट की जो कंफर्टेबल है उसको कैसे इंश्योर करते हो? देखिए, यही यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो क्लाइंट होते हैं जब वो आते हैं उनसे बात करते हैं तो आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि आप क्या हैं, आप कितने प्रोफेशनल हैं इस चीज़ को लेकर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना ये डेफिनेटली एज अ टैटू आर्टिस्ट हमारी जिम्मेदारी है। क्या वो, अब ये उनकी पर्सनल चॉइस है, बट हम उस चीज़ को ऐसा ना हो कि हम वायरल होने के लिए या फिर हम अपना कंटेंट सिर्फ बनाने के लिए हम उन्हें बेवजह और सिर्फ अपनी रील्स को चलाने के लिए, और जो आजकल चल भी रहा है, बहुत सारे ऐसे टैटू आर्टिस्ट हैं इंडिया में जो इन चीज़ों को सिर्फ एज अ लाइक उनको लगता है कि इससे उनके रील्स या क्लाइंट्स बढ़। सर एक क्वेश्चन हमारा ये है, जो आपने ये बाल करवा रखे हैं ये सिंपली हम या तो साधु लोगों पे देखते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन्हीं पे होते हैं, तो इसके पीछे आपका फैशन था या कोई रीज़न की वजह से आपने ये करवाया था? वेल, इसके पीछे एक बड़ी लंबी सी स्टोरी है और कुछ बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी हैं, उसका लेकर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब ये करवाए थे, अभी से पहले की बात है, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब करवाए तो एज अ फैशन मैंने किया था, क्योंकि उस समय मैं उतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं था, तो आई जस्ट गॉट इट। तो इनको ड्रेडलॉक्स बोलते हैं और मैंने भोपाल में करवाए थे। तो मेरे जो आर्टिस्ट थे वो पूना से रिलेटेड, और उस टाइम पे एक फैशन था और मैंने उसमें एक्सटेंशन करवाया था। एक्सटेंशन का मतलब है एक्स्ट्रा जो हेयर होते हैं वो आपने ओरिजिनल हेयर में आप ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको कुछ टाइम तक रखा एंड फिर मैंने निकाल दिए थे। बट उसके बाद से, जब से भी मेरी पिछले 2 या 3 साल से जो मेरी एक जर्नी शुरू हुई है, एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और एक रिलीजियस जर्नी जो है, उसमें जितना मैंने स्टडी किया एंड ऑल दैट, तो मुझे लगा कि ये जो ड्रेडलॉक्स होते हैं ये यूं ही नहीं है। इवन मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। जब मैंने पहली बार करवाए थे, उसके बाद मैं उत्तराखंड गया था एंड एक वो मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। मैं मीन्स अपने आप को ही खोजने के लिए निकला हुआ था। तो मैं वहाँ पे जहाँ भी गया, जिस भी टेम्पल में मैं गया, वहाँ पे मुझे एक अलग तरह का ट्रीटमेंट मिला। ये चीज़ मैंने देखा वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर, मतलब उत्तराखंड में मेरे को कई लोगों के फीडबैक्स मिले कि ये जो होते हैं ये दिव्य होते हैं, ये डिवाइन होते हैं, तो यूं ही नहीं होते। तो उस समय से भी मैं इसके ऊपर काफ़ी चीज़ों को स्टडी भी कर रहा था। तो वो तो एक पार्ट था मेरा। लेकिन अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो अभी तो मैं खुद भी एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ। ये जो मैंने बनाया है मैंने खुद नहीं अपने आप को किए हैं, एंड ये मेरे नेचुरल हेयर पे है। मैं एक्सटेंशंस को उतना रिकमेंड नहीं करता। मुझे लगता है जो आपके नेचुरल हेयर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन पार्ट है आपका, है ना, फैशन से ज़्यादा हट कर है ये। तो मेरा ये मानना है कि ड्रेडलॉक्स जब आप करते हैं या करवाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए कि हाउ मच स्पिरिचुअल यू आर। आप फैशन के लिए हो सकता है कई लोग करें, बट अगेन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में ये देखा भी है कि जिन्होंने यूं ही फैशन के लिए करवा लिए, उनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स या कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़रूर देखने हैं, उन लोगों ने देखे हैं, ठीक है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये फैशन से हटकर एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बनाते हैं तो इट्स गुड, और इनको मेंटेन करना आसान नहीं होता अगेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और ये आपके अंदर पेशेंस लेके भी आता है। तो बस यही कहूँगा मैं। सर इनको करवाने के बाद में आप में क्या क्या चेंजमेंट आए हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका पेशेंस, कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंस का जो लेवल है आपका वो बढ़ जाता है, पहली चीज़।
दूसरा कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा, जो मैंने अपने अंदर फील किया, मैं अपनी पर्सनल व्यू ज़रूर बताऊंगा, मैं ज़्यादा इंक्लाइंड होता हूँ स्पिरिचुअलिटी को लेकर। जी। सर जैसे आपने बताया पेशेंस ज़्यादा होता है, तो आज के टाइम पे एक ट्रेडर होता है, वो पेशेंस नहीं रख पाता, तो क्या ये करवाने से वो उसके अंदर पेशेंस आएगा? अगर आप तो जानते ही हो कि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, सो मैं पेशेंस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उससे रिलेटेड ही मैं ये बात करूँगा कि डेफिनेटली आपके अंदर इन चीज़ों को रखने के बाद, अगर आप फैशन नहीं मान के चल रहे हैं, मैं आपको फिर ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ हाँ। कि एक बहुत ही माइनर डेफिनेशन और ये एक लाइन है कि ये फैशन नहीं है, ये कुछ चीज़ें जो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए सीखते हो। तो मैंने आपको बताया कि जब से मैंने इन चीज़ों को रखा है या मैं करता हूँ, तो मेरे अंदर पेशेंस का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सर आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए एआई से टैटूज की रील बनवाते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पे अच्छी लगती है। अगर अपन उसको बॉडी पे प्लेस करें तो वहाँ पे उसका क्या रिएक्शन होता है, और ऐसे जो रिव्यूज है वो तो आपके पास नॉर्मली लोगों के आते ही हैं, तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं ज़्यादातर यही कहूँगा कि जो एआई से क्रिएटेड है वो एआई है ना, वो वहाँ तक अच्छे लगते हैं जब तक आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हो। लेकिन जब आप रियलिटी की बात करते हो तो रियलिटी में हम बॉडी पे इंक को कर रहे हैं। और मैंने शुरुआत में ही एक पॉडकास्ट के टाइम पे शुरुआत में बोला था कि जब हम टैटूज करते हैं तो टैटूज का मतलब है कि आपके पास सेकंड चांस नहीं है, आपके टैटूज खराब हो जाएंगे। आप मान के चलिएगा विद द टाइम आपकी बॉडी चेंज होगी और उसमें इंक ट्रैवल करती है। तो आपके जो, अगर बहुत ही माइनर डिटेलिंग के जो टैटूज अगर उनको प्रॉपरली नहीं किया जाए तो वो आगे चल के ख़राब हो जाएंगे। हो सकता है कि वो एआई के वीडियो में बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो किसी का इंस्टाग्राम पे देखते हैं और फिर वो उसका वीडियो मेरे साथ शेयर करते हैं, यार मुझे दिखाते हैं और कहते हैं कि ये बनवाना है मुझे। तो मैं एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं उनको डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ आप रियल में देख रहे हो वो वैसा बनाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ महीनों तक वो वैसा अच्छा दिखाई भी दे, बट रियलिटी यही है कि लॉन्गर टाइम में आप खुद रिग्रेट करेंगे कि आपने ये टैटू क्यों चुना। और सबसे बड़ी चीज़ जो एआई के थ्रू आजकल जो रिलीजियस टैटूज जो लोग बहुत ज़्यादा बनवाने की मतलब बनवाते हैं, उनके प्रमोट कर रहे हैं, मैं उन सब से ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि प्लीज़ यूं ही ना करें। हर व्यक्ति का अपना एक नंबर होता है, सबके अपने प्लैनेट्स होते हैं, उनके प्लैनेट्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही टैटू नहीं करवा लेनी चाहिए, रिलीजियस टैटू स्पेशली। हो सकता है कि वो नंबर आपके लिए सही नहीं है, वो जो रिलीजियस टैटू है वो शायद आपके लिए एंटी टैटू का काम कर दे। तो आपको तो अच्छा लग रहा है लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब ये मान के चलिए इट्स एन एनर्जी, टैटू एक एनर्जी है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर लगातार रिसर्च भी चल रहा है और सारी चीज़ें हैं। आप अगर पुराने कुछ जो डिज़ाइंस होती हैं, स्पेशली बाहर की मैं बात करूं, तो जो माउरी टैटूज़ होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ट्राइबल टैटूज़ जो डिज़ाइंस होते हैं, इनके पीछे एक रीज़न था, इनको जब डिज़ाइन किया गया था या ये जब बॉडी पे बनाए जाते थे, ये हर किसी को नहीं दे दिया जाता था। हर एक डिज़ाइन के पीछे एक बहुत बहुत डीप थॉट होता था। आजकल कोई डीप थॉट नहीं है, सीधा देखा आ गए बनवाने के लिए और आपने बनवा लिया। तो ये चीज़ लोगों को देखना चाहिए कि हर टैटू, स्पेशली रिलीजियस टैटूज के बारे में मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आप यूं ही ना कर ले, एक प्रॉपर रिसर्च करें उसके बारे में कि हाँ ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है। सर आजकल इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे एक बंदा खूब वायरल हो रखा है, महेश छावन, जो गर्ल्स की प्राइवेसीज को लीक करता है और एक मतलब जो उनकी जो प्राइवेट वीडियोस होती हैं लाइक टैटू बनाते टाइम पे उनको इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डालता है, तो एक वो प्राइवेसी वोलेशन है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, अब वो फिर पर्सनल चीज़ें आ जाती हैं एंड डेफिनेटली जो वो व्यक्ति हैं उनका कोई मकसद नहीं है कि समाज में वो कितना अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो अगर मैं कहूँगा तो इट्स वेरी सिंपल कि उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि उनके वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं, उससे वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप 99%, अगर मैं अपनी भी बात करूं
तो मेरे पास जब लोग आते हैं कई बार टैटू करवाने, स्पेशली मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब वो आते हैं तो वो सरकास्टिकली उस व्यक्ति का नाम मेंशन भी करते हैं कि अरे भैया आपने उस व्यक्ति को देखा है क्या, आप उसको जानते हो क्या, वो यहाँ टैटू बनाता है, वहाँ टैटू बनाता है। तो आप भी करते हो क्या इस तरह से? ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा डाल रही है समाज के अंदर। कि कल को चल के मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, उनको उनकी वाइफ को एक टैटू बनवाना है, उनकी सिस्टर को टैटू बनवाना है, या उनकी कोई फैमिली में कोई फीमेल है उनको टैटू करवाना है, तो उनके लिए एक टैटू आर्टिस्ट की इमेज क्या बची? उनके लिए तो फिर वही हो गया कि हर टैटू आर्टिस्ट सेम है, कि वो ऐसा ही होगा कि इनके पास करो। इसलिए आपने एक मेरे से स्टार्टिंग में सवाल भी पूछा था कि समाज इतना नेगेटिव क्यों है। वो ऐसे लोगों की वजह से नेगेटिव है कि ऐसे लोगों ने जो एक टैटू जो एक बहुत ही सेक्रेट आर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आर्ट है, इस पवित्र आर्ट को जितना गंदा करने की कोशिश की गई है, वो शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा। और इवन महाराष्ट्र के, इवन मुंबई के बहुत बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स हैं जो अब धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी वॉइस को बुलंद करना शुरू किया है कि वो इसके खिलाफ अगेंस्ट FIRs भी हुई हैं कि वो नहीं चाहते कि वो इस सेक्रेट आर्ट को, इस अच्छे प्रोफेशन को बदनाम करने। सर बहुत सी लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं जो प्राइवेट टैटूज बनवाती हैं, तो जो वो रील बनाते हैं उनमें तो उनकी जो प्राइवेसी होती है वो डैमेज हो जाती है। तो इसके पीछे प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है या फिर आर्टिस्ट? देखिए, मैं तो यहाँ पे वही कहूँगा कि इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स टू टू क्वेरल, यानी जैसे हिंदी में कहा जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो कहीं ना कहीं उन दोनों को ही शायद इसका बेनिफिट मिलता होगा। इस सर जो प्लेटफॉर्म है उसको भी थोड़ी बहुत तो प्राइवेसी रखनी चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड, कि भाई ऐसे कंटेंट को वो एग्जिस्ट ही ना करे, या फिर ना उनको सीधा ब्लॉक करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो प्लेटफॉर्म की भी गलती है फिर तो यहाँ तो डेफिनेटली तो प्लेटफॉर्म वालों को सोचना चाहिए कि उनको क्या चीज़ शो करना है या नहीं करना है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म्स वालों के बारे में बात है। सर अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं। आप वर्ल्ड फर्स्ट एस्ट्रोनॉम न्यूमरोलॉजी टैटू आर्टिस्ट हैं, तो इस यूनिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, जब मैंने टैटूज बनाने शुरू किए तो मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि मेरे लिए टैटू आर्ट एक बहुत ही सेक्रेट चीज़ थी। मैंने शुरू किया, करता गया, सीखता गया बहुत सारी चीज़ें। बट क्या होता है कि धीरे धीरे आप जब इस आर्ट में आते हो, अब क्योंकि मेरी जर्नी ये रही कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर बहुत करता हूँ, अपने आप को जानने की बहुत कोशिश करता हूँ, और मैं अपने आप से बार बार ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, और उसको किस एक्सटेंशन तक मैं ले जा सकता हूँ, उसमें और क्या संभावनाएं हैं। तो मैंने जब करना शुरू किया तो मेरे पास लगातार बहुत सारे ऐसे टैटूज आते थे जो कवर अप्स हैं, जो आपने बीच में भी बात की थी कि जो लोग किसी का नाम लिखवा लेते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं कि किसी का अपने रिलेशनशिप में होते हैं, प्रियजन का नाम लिखवा लिया, बाद में चल के वो कवर अप हो रहा है। तो मतलब मैं ये सोचता था कि ऐसा होता क्यों है। आप एक पर्टिकुलर उस स्टेट में होते हैं जब आप उनका एक नाम लिखवा रहे होते हैं, यू आर इन अ लव, और आप एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, आप चाहते हैं कि उसका मार्क हो, बट ऐसा क्या है कि वो चीज़ नहीं टिक पा रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों हो जाता है उस चीज़ का। तो इन चीज़ों को मैंने फिर धीरे धीरे स्टडी करना शुरू किया अपने लेवल पर, कि इधर जहाँ से भी मुझे इसका कंटेंट मिलता था मैं उनको स्टडी करता था कि हाँ, कि कौन कौन से डिज़ाइंस हैं जो कि आपकी बॉडी पे किस किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मैं धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इसकी तरफ इंक्लाइंड हुआ, इसकी तरफ मेरा रुझान भी बढ़ा। तो मैंने इसको स्टडी किया पहले, डेफिनेटली आसपास में से जो भी मटेरियल मुझे मिला, उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया इससे रिलेटेड, कि और इसको अच्छी तरह डीप में जाने। क्योंकि जो भी हम आज यूट्यूब पे देख रहे हैं, स्पेशली न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को, और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया हैं उनके ऊपर जो रियलिटी है वो उसका 10% भी नहीं है। जब आप किसी चीज़ को जानोगे तो लोग नहीं बताते, क्योंकि वो सब चीज़ें उनकी फिर डिस्क्लोज हो जाएंगी। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से मेरी ये एक चीज़ था कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगेन इट्स अ मार्क जो आपकी बॉडी पे होता है। तो यहाँ पे मैं लोगों से भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब आप एक टैटू करवाते हैं तो आप उस व्यक्ति की, जिससे आप टैटू करवा रहे हैं, उस व्यक्ति की वाइब को भी ज़रूर चेक कर लीजिए, उस व्यक्ति की माइंडसेट को भी ज़रूर चेक करिए। कहीं वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल तो नहीं है,
बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसके लिए यही इम्पोर्टेंट रह गया है कि बस आप आए, उसने गूगल से एक डिज़ाइन निकाला, उसने ये नहीं देखा कि वो सही है गलत है, उसके लिए क्योंकि वो पैसा कमाने का काम है उसने आपके ऊपर चिपकाया और उसने उसको बना दिया। ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इन चीज़ों को देखता हूं। मैं जब लोग डिज़ाइंस लाते हैं तो मैं उस डिज़ाइंस को देखता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछता हूं, उससे उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मैच करके कोशिश करता हूं कि मैं, अगर वो जो डिज़ाइन है, अगर उनके जो डेट ऑफ बर्थ होती है, उनके जो नंबर्स हैं, अगर वो उससे एंटी जा रहा है तो मैं उन्हें एक्चुअली मना करता हूं कि आप ये तरह के डिज़ाइंस ना करवाएं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस चीज़ का कि ऑलमोस्ट साल भर पहले की बात है, मेरे पास एक फ़ीमेल आई थी और उनकी नई नई शादी हुई थी और एक नंबर था उनको, जिस नंबर का टैटू उनके हस्बैंड के ऊपर भी बना हुआ था, उन्होंने उस सेम नंबर का टैटू अपने ऊपर भी बनवाया। तो जब मैंने उनका नंबर चेक किया था तो मैंने उनको उसी टाइम पे बोल दिया था कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नंबर, हो सकता है आपके हस्बैंड को उनके नंबर्स अलग हैं, सारे हैं, हो सकता है उनको वो सूट कर रहा हो, आपको वो शायद सूट ना करे। बट उन्होंने मेरी बात उस टाइम पे कहा नहीं भैया हम इन चीज़ों को नहीं मानते और ये इट्स ओके फाइन। तो मैंने अपना वो टैटू किया। बट कहीं ना कहीं चलकर एक समय आया कुछ महीनों के बाद कि वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि इसको कवर कर दीजिए, आपने जो बोला था वो सही है। और फिर वो टैटू मैंने कवर किया और आपको ये बताता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं, लोग माने या ना माने, बट टैटू का बहुत, मैंने फिर से कहा, ये एक सेक्रेट आर्ट है। यूं ही आप टैटूज को ना करवाएं, सोचें हमेशा। यार डेट ऑफ बर्थ से कैसे डिसाइड होता है कि वो नंबर उसके लिए लकी है या अनलकी? अब ये बहुत लंबा टॉपिक है, फिर भी थोड़ा इसमें बहुत आपको एक्सप्लेनेशन। एनालाइज करना पड़ता है। किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें उसका बर्थ चार्ट बनता है, फिर उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है, कहीं वो ओवर पावर तो नहीं है। कोशिश होती है कि किसी नंबर जो कि मिसिंग नंबर होता है, अगर हम उससे कोई एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाए तो उस मिसिंग नंबर से रिलेटेड कोई टैटू हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। कोई नंबर है उस वो ओवर पावर कर रहा हो, हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इन चीज़ों को स्टडी करूं एंड मेरे ख्याल से इस समय दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे अलावा जो इन चीज़ों को कर रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है सर भैया ये तो। जैसे लाइफ पाथ नंबर अगर वीक हो तो क्या टैटू से उसको बैलेंस किया जा सकता है? अ, बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि टैटूज़ में कहीं ना कहीं, जो मैंने अभी तो बताया आपको कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि शायद या तो वो मिस कर रहा है या फिर वो ओवर पावर कर रहा है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को देखा जा सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टैटू का बॉडी प्लेसमेंट किसी एनर्जी को भी इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि यूं ही आप जब कोई न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकल डिज़ाइंस चूज़ करते हैं तो बहुत बहुत मैटर करता है। नंबर के साथ कलर कॉम्बिनेशन हम्म। टैटू में कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ये भी मान के चलिए कि जब हम टैटू डिज़ाइंस करते हैं या टैटू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि यूजुअली कि आप, जैसे मना भी किया जाता है कि किसी का अगर कोई नंबर है, मतलब स्पेशली मैं अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूँ कि अगर उनका वो एंटी नंबर है तो उनको कुछ कलर्स बोले जाते हैं कि ये कलर्स आपके एंटी होते हैं। वो कलर्स आप स्पेशली लाइफ में भी अवॉइड करिए। आप उन उस कलर्स के कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं, अपने आसपास में उस चीज़ कलर्स को आप अवॉइड करते हो, तो सेम थिंग वही कलर्स जो होते हैं जो कि आपकी बॉडी पे उन कलर्स के टैटू नहीं होने चाहिए, और जो कलर्स आपके फ्रेंडली होते हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उन कलर्स के टैटू करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर किसी ने गलत नंबर का टैटू बनवा लिया हो तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है और क्या रेमेडीज होती है उनके लिए? सिंपल, आप उसे कवर करवा लीजिए, उसे ख़त्म करवा लीजिए, उसका कोई रेमेडी नहीं है। आपने कोई रियल केस देखा है जहाँ पे न्यूमरोलॉजी टैटू के बाद लाइफ में एक्चुअल चेंज आया हो? मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अब जितने मैं मेंशन भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। एक लेडी थी जो मेरे पास आई, जिनका मैंने एक पहले एक सिंपल सा टैटू किया था,
और उसके बाद जब वो सेकंड टैटू करवाने के मेरे पास आई थी, शी वॉज ब्लैंक एक्चुअली, वो उनके दिमाग में कोई डिज़ाइन कुछ नहीं था। उन्होंने कहा भी आप भी मुझे सजेस्ट करो। तो मैंने अकॉर्डिंग टू हर डेट ऑफ बर्थ मैंने कुछ उनको डिज़ाइन किया। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ उनके लाइफ में कि वो अपने हस्बैंड के साथ में कहीं घूमने गए थे, स्पेशली गोवा। तो वहाँ पे जब वो घूमने गए, और वहाँ पे आपको पता ही है तो लोग घूमते हैं अलग अलग जगह पे, तो उन्होंने कसिनो का टिकट लिया था, उनको देखना था कि यार क्या होता है, उनका फर्स्ट ट्रिप ही था वो। तो वहाँ पे जब करते हैं तो आप जब टिकट लेते हो तो उसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं जो फ्री होते हैं, कितने का आप कुछ गैम्बल कर सकते हो। और उन्होंने वो चीज़ किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितना उनका अमाउंट था उससे कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा उनकी अर्निंग हुई थी, जबकि उनको इससे कोई लेना देना भी नहीं था। और वो सबसे पहले जब वो आई भोपाल, सॉरी जयपुर, मेरे स्टूडियो में, तो सबसे वो इतनी एक्साइटेड थी टैटू के लिए नहीं, बट ये बताने के लिए कि जो आपने किया है वो क्या किया है। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को सबसे पहले तो 200 रुपये दिए थे उन्होंने मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने मुझे 200 रुपीज़ का नोट दिया। उन्होंने कहा भैया ये आपके लिए है, और ये मैंने उस दिन सोचा था। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को पूरा अपना बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और ये टैटू मेरे लिए बड़ा लकी ना साबित हुआ। और ये एक कहानी नहीं है, ये बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे मैं लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, और जिन्होंने मेरी सुनी है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टैटूज करवाया, तो उनको अपनी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लाइफ में दिखाई दिए हैं। सर, आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहोगे जो एक टैटू डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, या जिसने पहले करवा रखा है लेकिन उन्होंने जैसे मेले में करवा लिया हो, अब उनको वो कवर अप करवाना है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो सिर्फ सबसे पहले तो यही कहूँगा सारे लोगों से कि आप यूं ही किसी से भी टैटू ना करवा लीजिए। आपको सबसे पहले तो जिससे आप टैटू करवा रहे हैं, जो मैंने अपने पॉडकास्ट के ड्यूरिंग भी बोला है, कि आपको ये ज़रूर देखना है कि आर्टिस्ट की वाइब क्या है, ठीक है, वो हाइजीन को कितना मेंटेन करते हैं। उसके अलावा आपको टैटू डिज़ाइंस पे बहुत ध्यान रखना है कि आप यूं ही कोई भी टैटू ना करवा ले अपनी बॉडी पे, क्योंकि उसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है। तो ये आपको 1000 बार सोचना है, रैंडम एक डिसीजन नहीं लेना कि यहाँ चले गए और ऐसा टैटू बनवा लिया आपने। उसके बहुत 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 फ़र्क, मतलब इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके ऊपर। भाई, आज के एपिसोड में आपसे बात करके बहुत सारे मिथ्स बहुत क्लियर हुए अपने। टैटू सिर्फ फैशन नहीं, एक लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल। चाहे वो न्यूमरोलॉजी टैटू हो या प्राइवेट टैटूज। हम्म, आर्ट के साथ एथिक्स जरूरी है। हम्म। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।